हेलो फ्रेंड्स, मैं कंचन आपका अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी इतिहास कक्षा 7 के। तो आज पहला अध्याय में हम देखेंगे कि 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल इस अध्याय का नाम है। और इस अध्याय के अंतर्गत हम आइए देखते हैं क्या क्या जानते हैं। सबसे पहले ये मानचित्र देखते हैं। देखिए, इसमें बता रहा है कि आप सबसे पहले ये जो मानचित्र दिया है इस पे एक नजर डालिए। और मानचित्र एक जो ये है, अरब भूगोलवेत्ता एक रहे हैं, इनका नाम है अल इदरीसी। इन्होंने 1154 में ये मानचित्र बनाया था। यहाँ जो नक्शा दिया गया है वह उसके द्वारा बनाए गए दुनिया के बड़े मानचित्र का एक हिस्सा है। और यह भारतीय उपमहाद्वीप को भी दर्शाता है। इसमें मानचित्र 2 जो है ये एक फ्रांसीसी मानचित्रकार ने 1720 में बनाया। और दोनों नक्शे एक ही इलाके के हैं मगर उनमें काफी अंतर है। जो अल इदरीसी हैं, इनके नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह है जहां हम आज उत्तर भारत ढूंढेंगे। श्रीलंका का द्वीप ऊपर की तरफ है। और हम जगहों के नाम भी देखेंगे तो इसके पहले ये देखिए, यहाँ पे जो दिया है ये कोष्टक में इस खाने में जो महत्वपूर्ण बात दिया है कि 12वीं सदी के भूगोलवेत्ता रहे हैं जो अल इदरीसी हैं। और इन्हीं के द्वारा बनाया हुआ ये दुनिया के नक्शे का एक हिस्सा है जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप को भूमि से समुद्र तक दिखाया गया है इस मानचित्र में। नीचे हम देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। देखिए, मानचित्र ये लग रहा है मानचित्र 2। हाँ, ये मानचित्र 2 है। देखिए, इसमें भारत को भी दिखाया गया। इसमें भारत की स्थिति को हम देख पा रहे हैं कि हाँ, भारत के जो आकार है मैप का ये मैच हो रहा है। इसमें इसमें दे रहा है कि ये जो मैप है, ये जो मानचित्र है ये 18वीं सदी के आरंभ में गिलाम द लिस्ले की एटलस नुओ के अनुसार यह उपमहाद्वीप है। इसमें जो भी है, इनमें जो कुछ जानने पहचाने का नाम भी है, जैसे कि उत्तर प्रदेश का कन्नौज भी है। मानचित्र 2 पहले मानचित्र के बनने के लगभग ही 600 वर्ष बाद बनाया गया था। इस कालावधि में उपमहाद्वीप के बारे में सूचनाएं काफी बदल गई थी। यह नक्शा हमें ज्यादा परिचित लगेगा और उसमें विशेषकर तटीय इलाकों के जो बारीक ब्यौरे देखकर आश्चर्य भी होगा, कितने बारीक ब्यौरे दिए गए हैं। तो जो यूरोप है, यूरोप के नाविक तथा व्यापारी अपनी समुद्र यात्रा के लिए इस नक्शे का इस्तेमाल किया करते थे, जो हम आगे और इसके बारे में विस्तृत रूप से आगे अध्याय 6 में देखेंगे। यहाँ दिया है कि लेकिन अब भीतरी इलाकों पर नजर डालें, क्या इनमें भी उतने ही ब्यौरे हैं जितने समुद्री तट के हिस्से में हैं। गंगा के मार्ग को देखें, इसे किस तरह से दर्शाया गया है। इस मानचित्र में जो तटीय और भीतरी इलाकों के बीच ब्यौरे हैं और बारीकी का जो अंतर है, आपके ख्याल में उसका क्या कारण हो सकता है कि जो तटवर्ती क्षेत्र में काफी जानकारी दी गई है, जो मध्यवर्ती भाग है उसके बारे में उतनी बारीक जानकारी नहीं दी गई है। तो क्या कारण हो सकता है। इतने ही महत्वपूर्ण एक और बात यह है कि दूसरे युग तक मानचित्र अंकन का विज्ञान भी बहुत बदल गया था। और जो इतिहासकार थे जब बीते युगों के दस्तावेजों, नक्शों, लेखों का अध्ययन करते हैं तो उनके लिए उन सूचनाओं के संदर्भों का, उनके भिन्न भिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों का जो था ध्यान रखना जरूरी होता है। नई और पुराने शताब्दी की बात करें हम, देखिए इस नई और पुरानी शताब्दी के अंतर्गत दिया है कि अगर हम समय के साथ साथ सूचनाओं के संदर्भ बदलते हैं तो भाषा और अर्थों के साथ साथ क्या होता है। ऐतिहासिक जो अभिलेख हैं कई तरह की भाषाओं में हमें मिलेंगे। और ये भाषाएं भी समय के साथ साथ क्या है, बहुत ही बदलती हैं। भाषाएं भी बदल जाती है। उदाहरण के लिए देखें तो हम मध्य युग की फारसी और आधुनिक फारसी जो भाषाएं रही ये भाषा से भिन्न है। यानी जो मध्य युग की फारसी थी, अब इस समय जो फारसी बोली जाती है काफी भिन्नता देखने को मिलता है। और यह भिन्नता हम देखें तो सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में ही नहीं आई है, ये समय के साथ साथ शब्दों के अर्थ भी अब बदल गए हैं। जो अर्थ तब थे वर्तमान समय के अर्थों से काफी भिन्न हो चुका है। उदाहरण के लिए हम देखें तो हिंदुस्तान शब्द देखें तो हिंदुस्तान शब्द ले लिए हम, और आज हम इसे क्या कहते हैं, इसे आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत कहते हैं। तब उसे हिंदुस्तान कहते थे, आज भारत कहते हैं और भारत के अर्थ में लेते हैं। 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार जो मिनहाज सिराज थे, फारसी के बहुत बड़े इतिहासकार थे फारसी भाषा के,
तो इन्होंने मिन्हास सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। इन्होंने उसका आशय क्या था कि पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था, इसे हिंदुस्तान कहा जाता था। उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में देखें तो उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे, उसे हिंदुस्तान शब्द से इन्होंने नवाजा। सल्तनत के जो प्रसार होता था या हुआ, तो सल्तनत के प्रसार के साथ साथ ही इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए, लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ है। इसके विपरीत हम देखें तो 16वीं सदी के आरंभ में जब बाबर थे, तो बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग उस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया था। बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग, और यह प्रयोग 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद के ही कुछ कुछ कहेंगे समान था। जो अमीर खुसरो थे उन्होंने हिंदी शब्द का प्रयोग किया, मिन्हास सिराज आए थे हिंदुस्तान शब्द को दिया। मगर जहाँ भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सत्ता के रूप में देखें तो पहचाना जा रहा था, वहाँ हिंदुस्तान शब्द से वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे जो हम आज जोड़ते हैं। हिंदुस्तान शब्द यानी सभी हिंदुओं का राष्ट्र है हिंदुस्तान, या फिर इसमें कहें कि जिस तरह से अब हम शब्द प्रयोग होता है हिंदुस्तान का अर्थ जो हम अब समझ रहे हैं, तब इससे कुछ भिन्न था। आगे दिया है कि हमें किसी शब्द का प्रयोग करने में इतिहासकार जो थे, इतिहासकारों को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ थे। उदाहरण के लिए विदेशी, तो विदेशी जैसा सीधा साधा शब्द ही ले लीजिए, हमारे लिए आज इसका अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो भारतीय न हो, उसे हम क्या कहते हैं, विदेशी। तो वर्तमान समय में हम ऐसा इससे अनुमान लगाते हैं। जैसे दिया है कि मानो किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजान व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का अंग न हो, विदेशी कहलाता था। ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेशी कहते हैं और फारसी में अजनबी। हो गया विदेशी, हो गया हमारा विदेशी से हो गया कि ऐसे व्यक्ति जो हिंदी में परदेशी, इसी विदेशी को परदेशी कहते हैं, और फारसी में अजनबी, ये हमारे लिए कि अजनबी है जो बाहरी देशों से आया हुआ है। इसलिए किसी नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी होता था, किंतु एक ही गांव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धार्मिक या जाति परंपराओं से जुड़े होने पर भी एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे। वो विदेशी नहीं होते थे क्योंकि एक ही धर्म अलग था लेकिन एक स्थान से थे। इतिहासकार और उनके स्रोत, जो इतिहासकार होते हैं उनके स्रोत कैसे मिलते हैं, कैसे वे जानकारी इकट्ठा करते हैं। दिया है कि इतिहासकार किस युग का अध्ययन करते हैं, उनकी खोज की प्रकृति क्या है, इसे देखते हुए वे अलग अलग तरह के स्रोतों का सहारा लेते हैं। उदाहरण के लिए देखें तो पिछले साल आपने गुप्त वंश के शासकों और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा। इस पुस्तक में हम मोटे तौर पे देखें तो 700 से 1750 ईस्वी तक लगभग 1000 वर्षों के बारे में पढ़ेंगे। इस काल के अध्ययन के लिए हम देखें तो इस काल के अध्ययन के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का प्रयोग करते हैं उनमें आपको बहुत सी बातें ऐसे मिलेंगी जो कि पिछले युग से वैसे ही चली आ रही हैं। और इतिहासकार देखें तो इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए अभी भी सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य या भवन निर्माण कला तथा लिखित सामग्री पर निर्भर करते हैं। पर कुछ बातें पहले से काफी भिन्न भी हैं। इस युग में प्रमाणिक लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई है। इसके आगे हम देखें तो इतिहासकार सूचनाओं के दूसरे प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल धीरे धीरे अब क्या है कम करने लगे हैं। यहाँ दिया है कागज का मूल्य। आइए इसे देखते हैं। दिया है कि इन दो प्रसंगों की तुलना कीजिए आप। जैसे कि जो 13वीं सदी था, 13वीं सदी के मध्य में एक विद्वान को एक पुस्तक की प्रतिलिपि की जरूरत पड़ी। उसके पास उतना कागज नहीं था, इसलिए उसने एक ऐसी पांडुलिपि को धो डाला जिसकी उसे जरूरत नहीं थी, और उसके कागज को सुखाकर उसका इस्तेमाल फिर उसने कर लिया। इतने कागज का क्या था, महत्व था उस समय। उसके बाद फिर क्या दिया है कि
एक सदी बाद अगर आप बाजार से कोई खाद्य पदार्थ खरीदें तो हो सकता है कि आपकी किस्मत अच्छी होती और दुकानदार वह वस्तु कागज में लपेट कर देता। तो कागज कब अधिक महंगा था और कब आसानी से उपलब्ध था, 13वीं सदी में या 14वीं सदी में? अब आप बताइए इसके तुलना करके। आगे हम देखते हैं, दिया है कि इस समय के दौरान जो था, कागज जो क्रमशः सस्ता हो गया और बड़े पैमाने पे उपलब्ध भी होने लगा। लोग धर्म ग्रंथ, शासकों के वृत्तांत, संतों के लेखन, उपदेश, अर्जियां, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब तथा करों के खाते आदि लिखने में इसका उपयोग किया करने लगे। धनी व्यक्ति, शासक जन, मठ, मंदिर पांडुलिपियां एकत्रित किया करते थे और इन पांडुलिपियों को पुस्तकालयों तथा अभिलेखागारों में रखा जाता था। इन पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों से इतिहासकारों को बहुत सारी विस्तृत जानकारी मिलती है, मगर साथ ही इनका उपयोग कठिन है। आगे दिया है कि उन दिनों में हम देखें तो छापे खाने तो थे नहीं, इसलिए जो लिपिक हुआ करते थे, जो लिखते थे, नकल नवीस हाथ से ही वो क्या करते थे, जो पांडुलिपियों की प्रतिकृति बनाते थे। अगर आपने कभी किसी मित्र के गृह कार्य की नकल उतारी है तो आप जानते होंगे कि यह काम आसान नहीं है। कभी कभी आपको अपने मित्र की लिखावट समझ में नहीं आती होगी और आपको मजबूर होकर अंदाज ही लगाना पड़ता होगा कि क्या लिखा गया है। फलस्वरूप हम देखें तो आपके लिखे में मित्र के लिखे हुए से कुछ छोटे छोटे, मतलब छोटे मोटे, लेकिन बिल्कुल सेम तो उसकी लिखावट नहीं हो सकती है, लेकिन उससे मिलता जुलता हम क्या कर सकते हैं, हम भी अपनी लेखनी तैयार कर सकते हैं उसे देख करके। देखिए यहाँ दिया है कि लिखावट की भिन्न प्रकार की शैलियों के कारण फारसी और अरबी पढ़ने में कठिनाई हो सकती है। दोनों की लिखावट बहुत अंतर है। नस्तलिक लिपि बाईं ओर में वर्ण जोड़कर धारा प्रवाह रूप से लिखे जाते हैं। फारसी और अरबी की बात करें तो फारसी अरबी के जानकारों के लिए यह इस लिपि को पढ़ना आसान होता है। शिकस्त लिपि यानी दाईं ओर से लिखी जाती है और अधिक सघन होती है, संक्षिप्त होती है और काफी कठिन होती है। देखिए ये दो प्रकार की लिपियां यहाँ पे दिया गया है। देखिए आगे दे रहा है कि जो पांडुलिपियां होती है, पांडुलिपि की जब हम प्रतिलिपि बनाते हैं तो इसकी प्रतिलिपि बनाने में भी कुछ कुछ यही होता है और प्रतिलिपियां बनाते हुए लिपिक छोटे मोटे फेर बदल करते चलते थे। कहीं कोई शब्द, कहीं कोई वाक्य, सदी दर सदी यदि प्रतिलिपियों की बात करें तो प्रतिलिपियों की भी प्रतिलिपियां बनती रही हैं। अंततः क्या होता है, एक ही मूल ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियां एक दूसरे से बहुत ही अलग हो गई और इससे बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई। क्यों? क्योंकि आज हमें लेखक की मूल पांडुलिपि शायद ही कहीं मिलती है। वो सारे मूल पांडुलिपि के सारी पांडुलिपियां बनती गई और उन देखें तो पांडुलिपियों में क्या हुआ, बहुत सारा अंतर आ गया है। हमें बाद के जो लिपिक थे, लिपिकों द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियों पर ही पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि मूल पांडुलिपि मिलना तो मुश्किल है। इसलिए इस बात का अंदाज लगाने के लिए कि मूलतः लेखक ने क्या लिखा था, इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है। कई बार हम देखें तो जो लेखक होता है स्वयं भी समय समय पर अपने मूल वृत्तांत में संशोधन करते रहते थे। 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जो जियादुद्दीन बर्नी हैं, इन्होंने अपना वृत्तांत पहली बार 1356 में और दूसरी बार इसके 2 वर्ष बाद लिखा था। तो दोनों में अंतर है, लेकिन 1971 तक इतिहासकारों को पहली बार जो वाले वृत्तांत की जानकारी ही नहीं थी और यह पुस्तकालयों के विशाल संग्रहों में कहीं दबा पड़ा था, तो इसके बारे में जानकारी नहीं थी। आगे दे रहा है कि नए सामाजिक और राजनीतिक समूह, किस प्रकार से नए जो सामाजिक समूह बने या राजनीतिक समूह, इनका कैसे विकास हुआ, इसके बारे में दिया है। आइए देखते हैं। दिया है कि सन 700 और 1750 के बीच के जो 1000 वर्षों का अध्ययन इतिहासकारों के आगे भारी और चुनौती रखता है। मुख्य रूप से इसलिए कि इस पूरे काल में बड़े पैमाने पर हम देखें तो अनेक तरह के परिवर्तन हुए। इस काल में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी के दर्शन होते हैं, जैसे कि सिंचाई में रहट आया, रहट ये भी एक परिवर्तन है। कताई में चरखे आए, युद्ध में आग्नेयास्त्रों यानी बारूद वाले हथियार आए थे। तो इसमें क्या हुआ,
हमें कहें कि एक नई प्रौद्योगिकी इसमें देखने को मिला। इन सारी चीज़ों का लोग इस्तेमाल करने लगे इस शताब्दी में, और इस उपमहाद्वीप में नई तरह का खान-पान भी आया। आलू, मक्का, मिर्च, चाय, कॉफ़ी, धान रहे कि ये तमाम परिवर्तन नई प्रौद्योगिकियां और फसलें उन लोगों के साथ आए जो कि नए विचार भी लेकर आए थे भारत में बाहर से। परिणाम स्वरूप यह काल जो है आर्थिक, राजनीतिक व सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का भी काल रहा है। हमें आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिवर्तनों में बहुत सारे परिवर्तन देखने को इसमें मिला। इस युग में देखें तो लोगों की गतिशीलता, एक स्थान से दूसरे स्थान पे आना जाना भी बहुत बढ़ गया था, और अवसर की तलाश में लोगों के झुंड दूर दूर की यात्राएं करने लगे थे। इस उपमहाद्वीप में अपार संपदा और अपना भाग्य गढ़ने के लिए अपार संभावनाएं मौजूद थीं। इस काल में जिन समुदायों का, देखिए ये है, नहीं ये रहट है, रहट, इसके द्वारा पानी करते थे लोग, पानी की सिंचाई सिंचाई के लिए से पानी चलाया जाता था। देखिए आगे हम पढ़े हैं कि देखिए यहाँ दिया है कि महत्व बढ़ा, और उनमें से एक समुदाय था राजपूत, जिसका नाम था राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र। ये आया, तो जो निकला है राजपुत्र, ये से निकला है, जो राजा का पुत्र है, तो राजपुत्र शब्द राजपूत से निकला है। और 8वीं से 14वीं सदी के बीच, जो 8वीं से 14वीं शताब्दी था, इसके बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ग के होने का दावा करते थे, उनको राजपूत कहा जाता था। और राजपूत जो शब्द था, शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं, बल्कि सेनापति और सैनिक भी आते थे, ये भी राजपूत ही कहे जाते थे, जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवा करते थे। आगे दे रहा है कि कवि और चारण, इसमें थे कवि और चारण, राजपूतों की आचार संहिता, प्रबल पराक्रम और स्वामी भक्ति का गुणगान करते थे। जो कवि हुआ करते थे, जो चारण हुआ करते थे, इनकी प्रबलता, इनके पराक्रम, इनके स्वामी भक्ति की गुणगान करते थे। इस युग में देखें तो राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के अवसरों का लाभ मराठा, सिख, जाट, अहोम और कायस्थ, मुख्यतः लिपिकों और जो मुंशियों का कार्य करने वाली जाति थी, आदि समूहों ने उठाया। समाज में महत्वपूर्ण स्थान हासिल करने में इन लोगों को एक अवसर मिला, और इन्होंने अपने कार्य भी किए या अपनी महत्ता स्थापित की। दे रहा है कि इस जो पूरा समय था, इस काल के दौरान क्रमशः जंगलों की कटाई भी हो रही थी, खेती का इलाका बढ़ता जा रहा था। कुछ क्षेत्रों में देखें तो यह परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक तेजी से और पूरे तौर पे हुआ। पर्यावास में देखें तो जो पर्यावास था उसमें भी परिवर्तन देखने का हुआ। कई कारण थे, जैसे वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा, कुछ और वनवासी जमीन की जुताई करने लगे, और कुछ कृषक बन गए, वन जैसे जैसे कटा तो। फिर कृषकों के ये नए समूह जो क्षेत्रीय बाजार हुआ करते थे, जो मुखियाओं, पुजारियों, मठों और मंदिरों से प्रभावित होने लगे, और वे बड़े और जटिल समाजों के अंग भी बन गए। जो ये थे कृषक, बाद में जो वो वनवासी जो थे अपनी जमीन छोड़ कृषक बने, कृषक थे, फिर इन्होंने सामूहिक क्षेत्रीय बाजार अपनाया, मुखियाओं का, पुजारियों का, मठों का, मंदिरों से प्रभावित होकर के इस तरह के जो भी अब समाज में जो जटिल कार्य होते थे, इसके ये भी इसके अंग ही बन गए। उन्हें कर चुकाने पड़ते थे, और स्थानीय मालिक वर्ग की बेगार करनी पड़ती थी, और परिणाम स्वरूप किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगे। कुछ के पास ज्यादा उपजाऊ जमीन होती थी, कुछ लोग मवेशी भी पालते थे, और कुछ लोग खेती से खाली समय में दस्तकारी आदि का कुछ काम भी कर लेते थे। जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगे, लोग जातियों और उपजातियों में बांटे जाने लगे। उनकी पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा या नीचा दर्जा दिया जाने लगा। ये दर्जे अस्थायी नहीं थे। किसी जाति विशेष के सदस्यों के हाथों में कितनी सत्ता, कितना प्रभाव, कितने संसाधनों का नियंत्रण है, इसके आधार पर उसे दर्जे बदलते रहते थे। यानी कम होता था तो उसका कहें कि सामाजिक दर्जा गिरा दिया जाता था, अधिक संसाधनों का नियंत्रण आ जाता था तो उसका दर्जा बढ़ा दिया जाता था। एक ही जाति का किसी क्षेत्र में कोई दर्जा हो सकता था, और किसी अन्य क्षेत्र में कोई और दर्जा हुआ करता था। कारण वही संसाधनों का जितना नियंत्रण था, जितने आर्थिक रूप से वो प्रभावशील थे, उस आधार पे।
आगे दिया है कि अपने सदस्यों के व्यवहार का वो नियंत्रण करने के लिए जातियां स्वयं अपने-अपने नियम बनाती थीं। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी और जिसे कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था। लेकिन जो जातियाँ होती थी, जातियों को अपने निवास के गाँवों के रिवाजों का पालन भी करना पड़ता था और इसके अलावा कई गाँवों पर मुखियाओं का शासन होता था और मिल मिलाकर वे किसी राज्य की एक छोटी इकाई भर होती थी, जो मुखियाओं का या गाँव पे शासन होता था। तो अब उतना बड़ा तो होगा नहीं, वो मात्र एक इकाई ही होती थी कहीं के राज्य की। देखिए यहाँ दिया है क्षेत्र और साम्राज्य। क्षेत्र और साम्राज्य में दिया है, चोल तो हम अध्याय 2 में पढ़ेंगे, तुगलक अध्याय मतलब देखिए ये दिया है जैसे चोल हुआ करते थे, तुगलक या मुगल जैसे बड़े-बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आ जाते थे और दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति के उदाहरण अध्याय 2 में देखेंगे हम, में उसे एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया है, जो कि पूर्व में बंगाल, गौड़ से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के गज्जन तक इसका साम्राज्य विस्तृत था, जिसमें जो संपूर्ण दक्षिण भारत है, द्रविड़ भी आ जाता था। इसमें गोंड, आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात आदि भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के लोग उसकी सेना के आगे क्या करते थे, झुक जाते थे। ये देखिए ये सारे नाम दिया हुआ है इस समय के राज्यों के। आगे हम देखते हैं यहाँ पे दिया है कि जो पलायन कर जाते थे एक स्थान से दूसरे स्थान पे, उसकी सेना से क्या करते थे, डर करके। और इतिहासकार जो वो हुआ करते थे उस समय के इतिहासकार, वो क्या करते थे, वो जो विजय अभियान होते थे, तो विजय अभियानों के इन दावों को अतिशयोक्तिपूर्ण मानते थे। साथ ही वे यह समझने का कोशिश भी करने लगे रहते थे समझने के लिए कि शासक जो लोग हैं इस उपमहाद्वीप के भिन्न-भिन्न भागों पे अपने अधिकार का उल्लेख क्यों करते हैं। आगे हम देखते हैं भाषा तथा क्षेत्र। देखिए यहाँ दिया है कि सन 1318 में कवि अमीर खुसरो जो थे, तो खुसरो ने इस बात पे गौर किया था कि इस देश के हर क्षेत्र की एक अलग भाषा है। सिंधी, लाहौरी, कहीं कश्मीरी, कहीं द्वार समुद्री, कहीं तेलंगानी, आंध्र प्रदेश में गुजरी, गुजरात में मवाबारी, तमिलनाडु में गौड़ी, बंगाल में अवधी, पूर्वी उत्तर प्रदेश और हिंदवी दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती थी। अमीर खुसरो ने आगे बतलाया है कि इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत भी है, जो किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं है। यह एक प्राचीन भाषा है जिसे केवल ब्राह्मण जानते हैं, आम जनता नहीं जानती, इसे उसे नहीं सीखने दिया जाता था। आगे है कि जो अमीर खुसरो है, अमीर खुसरो द्वारा उल्लिखित भाषाओं की एक सूची बनाइए और एक सूची उन भाषाओं के नामों की बनाइए जो उनके द्वारा उल्लिखित क्षेत्र में आज बोली जाती है। जो नाम एक से हैं उन्हें रेखांकित कीजिए, जो नाम भिन्न है उनके चारों ओर घेरा खींच दीजिए। ऐसे आप उसको रेखांकित कर सकते हैं। आगे दे रहा है कि सन 700 तक कई क्षेत्रों के अपने-अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे और उनकी अपनी भाषा तथा संस्कृत विशेषताएं स्पष्ट हो गई थी। अध्याय 9 में हम देखें तो इनके बारे में और अधिक जानकारी हमें मिलेगी। ये क्षेत्र विशेष शासक राजवंशों से भी जुड़ गए थे। क्षेत्र विशेष कहें कि एक-एक वहाँ पे राजवंश आ गए थे और इन राज्यों के बीच काफी टकराहटें चलती रहती थी, यानी झगड़े लड़ाई चलते थे। कभी-कभी चोल, खिलजी, तुगलक और मुगल जैसे राजवंश अनेक क्षेत्र में फैला एक विशाल साम्राज्य भी खड़ा कर लेते थे और ये सभी साम्राज्य समान रूप से स्थिर या सफल नहीं हो पाते थे। उदाहरण के लिए हम अध्याय 3-4 में देखेंगे। आगे हम देखते हैं कि 18वीं सदी में मुगल वंश देखें तो 18वीं सदी में जो मुगल वंश था, मुगल वंश के पतन के ढलान पर था, यानी पतन होने लगा मुगल वंश का और फलस्वरूप जो क्षेत्रीय राज्य फिर से उभरने लगे। लेकिन वर्षों से जो सार्वजनिक साम्राज्यों का शासन चल रहा था, उससे क्षेत्रों की प्रकृति बदल गई थी और उन पर कई छोटे-छोटे राज्यों का शासन चलता रहता था। उन राज्यों की बहुत सी बातें इस उपमहाद्वीप के अधिकतर भाग पर फैले इन क्षेत्रों को विरासत में मिली थी। तो इस तथ्य का पता हमें उन कई परंपराओं से लगता है जो इन क्षेत्रों में उभरी थी।
इन परंपराओं में कुछ एक दूसरे से भिन्न और कुछ एक समान है, और ऐसी परंपराएं हमें प्रशासन, अर्थव्यवस्था के प्रबंधन, उच्च संस्कृति तथा भाषा के संदर्भ में मिलती हैं। सन 700 से लेकर के 1750 के बीच के हजार वर्षों में इन विभिन्न क्षेत्रों की प्रकृति एक दूसरे से कटकर अलग-अलग नहीं पनपी थी। हालांकि उनके चरित्र की अपनी विशेषताएं बनी रही थी, मगर समन्वय की सर्व क्षेत्रीय ताकतों का प्रभाव भी उन पर पड़ता था। जो सर्व क्षेत्रीय क्षेत्रों में राज्यों का विकास हो चुका था, क्षेत्रीय स्थान पे भी राजा हुआ करते थे, तो उनके समन्वय की क्षेत्रीय ताकतों का प्रभाव भी उन पे पड़ता था। पुराने और नए धर्म, इस समय बहुत सारे हमें पुराने धर्म रहे, कुछ नए धर्म भी आए जो बाहर लोगों द्वारा लाए गए। देखिए कि इतिहास के जिन हजार वर्षों की पड़ताल हम कर रहे हैं, इनके दौरान धार्मिक परंपरा में कई बड़े परिवर्तन आए। दैविक तत्व में लोगों की आस्था कभी-कभी बिल्कुल ही व्यक्तिगत स्तर पे होती थी, मगर आमतौर पर इस आस्था का स्वरूप सामूहिक होता था, और किसी दैविक तत्व में सामूहिक आस्था यानी धर्म प्रायः स्थानीय समुदायों के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होती थी। यानी कहेंगे उस समय यानी जो भी दैविक तत्व थी उनकी आस्था होता था, उनका अपना धर्म होता था। उसमें जैसे जैसे इन समुदायों का सामाजिक संसार बदलता गया, वैसे इनकी अवस्थाओं में भी या आस्थाओं में भी परिवर्तन आता गया। अब समुदायों का सामाजिक संसार बदलेगा, जब समाज बदलेगा तो वहाँ की विचारधारा बदलेगी, और समाज कब बदलता है? जब वहाँ की विचारधारा बदलती है, लोगों की जिस तरह की मानसिकता होती है उसी हिसाब से तो वहाँ का समाज विकसित होता है। तो वही कह रहा है कि इनकी आस्थाओं में भी धीरे धीरे परिवर्तन आता गया। आज हम जिसे हिंदू धर्म कहते हैं, उसमें भी इसी युग में महत्वपूर्ण बदलाव आए। इन परिवर्तनों में से कुछ थे जैसे नए देवी देवताओं की पूजा, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण करवाया जाने लगा। समाज में जो पुरोहितों थे, पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का बढ़ता महत्व और बढ़ती सत्ता, यानी जितने ब्राह्मण थे वो पुरोहितों का स्थान लेने लगे, और पुरोहित तो बड़े सम्मानित व्यक्ति होता था, उसको बहुत सारे सत्ता भी दी जाती थी राजा की तरफ से। तो फिर इस तरह से परिवर्तन हमें देखने को मिला समाज में। यदि संस्कृत ग्रंथों के बारे में बात करें, तो जो संस्कृत ग्रंथ थे, ग्रंथों के ज्ञान के कारण ही समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था। इनके संरक्षक थे नए नए शासक जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थे, और इन संरक्षकों का समर्थन होने के कारण समाज में इनका दबदबा और भी बढ़ गया। आगे हम देखें इस युग में, तो इस युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति के उदाहरण के रूप में आया। इसमें ईश्वर की कल्पना एक ऐसे प्रेमल इष्ट देवी देवता के रूप में की गई थी, जिस तरह जो पुजारी होते थे, पुजारियों के विशद कर्मकांड के बिना ही भक्त स्वयं पहुंच सके। इस विषय में और साथ ही दूसरी परंपराओं के बारे में आपको अध्याय 8 में जानकारी मिलेगी। तो और आगे आने वाले अध्याय में हम पढ़ेंगे इन परंपराओं के बारे में। ये दिया है आगे कि यह जो था वह युग था, यानी जिसमें इस उपमहाद्वीप में नए नए धर्मों का भी आगमन हुआ। बहुत सारे नए बाहर से लोगों द्वारा लाए गए धर्म थे, जैसे कुरान शरीफ का संदेश भारत में पहले पल 7वीं सदी में व्यापारियों और जो अप्रवासियों के जरिए पहुंचा। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धार्मिक ग्रंथ मानते हैं, केवल एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते हैं, जिसका प्रेम, करुणा और उदारता अपने में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाता है, चाहे उस व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। तो कुरान कहता है सब एक है, सबको गले लगाओ, चाहे उसकी आर्थिक पृष्ठभूमि कैसी भी हो। कई शासक जो थे इस्लाम और इसके विद्वान धर्मशास्त्री और न्याय शास्त्री जो हुआ करते थे, अर्थात जो उलेमा होते थे। अब उलेमा कहते हैं ना, जो कुरान को जानने वाला उलेमा, जैसे हमारे यहाँ पंडित होते हैं, तो इस तरह से वो उलेमा हो गए। उलेमाओं का संरक्षण देते थे जो बड़े बड़े इस्लामिक शासक हुआ करते थे। हिंदू धर्म की ही भांति इस्लाम के अनुयायी भी अपने धर्म की अलग अलग तरह से व्याख्या करते थे। मुसलमानों में कुछ देखे तो कुछ शिया थे जो पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों का विधि सम्मत नेता मानते हैं। ये शिया यानी वो अली को मानते हैं जो कि पैगंबर साहब के दामाद थे। कुछ सुन्नी थे, तो ये क्या करते हैं, जो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते, खलीफाओं के प्रभुत्व स्वीकार करते थे।
इस्लाम के आरंभिक दौर में देखें तो इस धर्म का नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाते थे और आगे भी इनकी परंपरा चलती रही। इस्लामी न्याय सिद्धांत विशेषकर भारत में हनफी हनफी और शफी ऐसे सिद्धांत हैं भारत में जो कि देखने को मिलते हैं। इनकी विभिन्न परंपराओं में भी कई महत्वपूर्ण अंतर रहे हैं। ऐसे धर्म सिद्धांतों तथा रहस्यवादी विचारों को लेकर हमें विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। हम समय देखें, समय और इतिहास के जो कालखंड है उन कालखंडों पे क्या विचार है। तो यह है कि इतिहासकार समय को केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखते हैं, यानी कि केवल घंटों, दिन या वर्षों के बीतने के रूप में ही नहीं देखते, उनका नजरिया भी देखते इतिहास। समय नहीं कि हाँ 4 साल पुराना हो गया, 5 साल पुराना है। तो इतिहास बस ये बताता है, इतिहास बताता है उस समय का लोगों का जो नजरिया कैसा था, उस समय जो सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तन क्या थे, किस प्रकार के परिवर्तन होता था या सामाजिक प्रक्रियाएं कैसी थी उस समय की, ये सारी चीजें भी दिखाता है इतिहास। वो दिखाता है कि विश्वासों में जो पहले के विश्वास हैं या विचार हैं, कितना उसमें स्थायित्व है या अब तक कौन से विश्वास ऐसे हैं जो प्राचीन काल के थे वो अभी भी हैं, कितना उनमें परिवर्तन आया है। यदि अतीत को समान विशेषता रखने वाले कुछ बड़े-बड़े हिस्सों, युगों तथा कालों में यदि हम बाँट दिया जाए तो समय का अध्ययन कुछ आसान हो जाता है। कालों में बाँट के अध्ययन करेंगे तो आसान होगा। वैसे आगे दे रहा है कि 19वीं सदी के मध्य में हम देखें तो अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बाँटा है। हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। तो उन्होंने भारत के इतिहास को 3 युगों में बाँटा और यह विभाजन किस प्रकार करते हैं। यह विभाजन इस विचार पर आधारित है कि जो शासक हैं, शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है। अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति में और कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता। इस दृष्टिकोण में इस उपमहाद्वीप की अपार विविधता की भी उपेक्षा हो जाती है। इस काल में हम देखें तो इस काल में विभाजन को आज बहुत कम इतिहासकार ही स्वीकार करते हैं। अधिकतर इतिहासकार आर्थिक तथा सामाजिक कारकों के आधार पर ही अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषताएं तय करते हैं। पिछले साल आपने जो इतिहास पढ़े थे उसमें प्राचीन समाजों के कई प्रकारों का समावेश था, जैसे शिकारी संग्राहक, प्रारंभिक दौर के कृषि कर्मी हुआ करते थे, शहरों और गांवों के निवासी हुआ करते थे इसमें, और प्रारंभिक दौर के राज्य और साम्राज्य। इस साल आप जो इतिहास पढ़ेंगे उसे प्रायः जो मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है। मतलब हम क्लास 7 के जो एनसीईआरटी पढ़े इसके अंतर्गत हम अधिकांशतः मध्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी हम इसमें प्राप्त करेंगे। इसमें आपको कृषक समाजों के विस्तार, क्षेत्रीय और साम्राज्यिक जो राज्यों के उदय, फिर कभी-कभी तो ग्रामवासियों और वनवासियों की कीमत पर प्रधान धर्म के रूप में हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म के विकास और यूरोप से जो व्यापारिक कंपनियों के आगमन के बारे में हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। आगे दिया है कि भारत के इतिहास के ये 1000 साल अनेक बदलावों के साक्षी हैं। बहुत सारे बदलाव हुए। आखिर 16वीं और 18वीं शताब्दियां 8वीं या 11वीं शताब्दियों से काफी भिन्न थी। इसलिए इस सारे काल को एक ऐतिहासिक इकाई के रूप में देखना समस्याओं से खाली नहीं है। फिर मध्यकाल की तुलना प्रायः आधुनिक काल से की जाती है। मध्यकाल और आधुनिक काल, आधुनिकता के साथ जो भौतिक उन्नति और बौद्धिक प्रगति का है भाव जुड़ा हुआ है, जो आधुनिक काल में हम देखते हैं। इससे आशा यह निकलता है कि जो मध्यकाल है रूढ़िवादी था, उस दौरान कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं, लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं था। इन 1000 वर्षों के दौरान देखा जाए तो इस उपमहाद्वीप के समाजों में प्रायः परिवर्तन आते रहे हैं और कई क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था तो इतनी समृद्ध हो गई थी कि उसने यूरोप की व्यापारी कंपनियों को भी आकर्षित करना प्रारंभ कर दिया। इस पुस्तक को पढ़ते समय आप परिवर्तन के चिन्हों तथा यहाँ सक्रिय ऐतिहासिक प्रक्रियाओं पर ध्यान देते चले और जब भी संभव हो इस पुस्तक में आप जो पढ़ रहे हैं उसकी तुलना आप पिछले वर्ष पढ़ी हुई बातों से करने की कोशिश करें। जहाँ भी संभव हो यह देखें कि कहाँ बदलाव हुए हैं और कहाँ नहीं। आज आपने आसपास की दुनिया पर नजर डालकर भी यह देखें कि और भी क्या कुछ बदला है या वैसा ही है, कुछ परिवर्तन हुआ है पहले की अपेक्षा। यहाँ दिया है, आप कल्पना करें।
आप एक इतिहासकार हैं और इस अध्याय में उल्लिखित कोई एक विषय आर्थिक लें, सामाजिक लें या राजनैतिक, इस इतिहास को चुनिए और समझाइए कि आपके विचार में उसकी जानकारी हासिल करना क्यों दिलचस्प होगा। इतिहास का अध्ययन कितना हमारे लिए आवश्यक है, क्यों है, क्या-क्या इससे हमें जानकारियाँ मिलती हैं। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें व अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद।